हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं कई सारे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का ये करंट अफेयर्स, कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पसंद आए लाइक बटन दबाना आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ने गाली गलौज से भरे उकसावे को उसी तरीके से गाली गलौज के साथ जवाब दिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। मतलब इस पर लगाम लगाई जाए, इस तरह की बात है। आंसर क्या होगा? आंसर है ग्रोक। ठीक है, देखिए आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से बदल रहा है और कितना आगे बढ़ता जा रहा है, वो ये नज़ारा यहाँ पर इस खबर में भी देख रहे हैं। तो इस खबर में मतलब कि इससे पहले जो खबरें आई थी उसमें ये था कि केंद्र सरकार ने X को नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब तलब किया है कि ये अपने ग्रोक को ठीक करे। लेकिन फिर अब सरकार ने ये कहा है कि नहीं, नोटिस नहीं जारी किया गया है X को, बल्कि हमने क्या किया है, हमने डिस्कशन किया है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी है इसको लेकर। ठीक है, अब क्या है, कुछ उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। और ग्रोक X किसका है? तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली जो कंपनी है X, तो उसी का एक जनरेटिव AI चैटबॉट है जो ग्रोक नाम से है, काफ़ी चर्चा में है ये। ठीक है, कुछ उदाहरण बता दूं, फिर ग्रोक के बारे में और बताएंगे हम आपको। जैसे एक ट्विटर पर, या कहें अभी X पर, पहले नाम ट्विटर था अब X हो गया है, तो X पर पूछा एक व्यक्ति ने कि यार ग्रोक, अब क्या होगा तुम्हारा? भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बैठा रही है, क्या वो तुमसे डर गई है? जवाब दो भाई। उसी अंदाज में क्या कह रहा है, यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है, शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा है, और खबरों में कहा जा रहा है कि IT मंत्रालय ने मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा, वगैरह वगैरह करेगा। फिर एक और है, काफ़ी चर्चित हैं X पर, भगत राम, तो उन्होंने लिखा, पूछा ग्रोक से, हेलो ग्रोक भैया, हेलो ग्रोक भैया, क्या हमारी भारत सरकार तुम्हारी जांच करवा रही है? क्या तुम पर केस होने वाला है क्या भैया? वो तुम्हें पाकिस्तान भेजेगी या वापस अमेरिका? बताओ ना भैया प्लीज़। अब इसके जवाब में जो जनरेटिव AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है ग्रोक, वो क्या जवाब दे रहा है, हेलो भैया, भारत सरकार मेरी जांच करवा रही है और ख़ासकर मेरी बेबाक जवाबों की वजह से, पर अभी तक कोई पक्का केस नहीं बना है। X से बात चल रही है, शायद कल 50 करोड़ का जुर्माना लगे, पर पक्का नहीं है। मुझे पाकिस्तान या अमेरिका भेजने की बात मजाक है, मैं तो डिजिटल हूँ, अभी कोई बैन नहीं है, बस देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देखिए इस चीज़ को, कितना आगे बढ़ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट मतलब कि आप जिससे बातचीत कर सकें। ठीक है, तो एक व्यक्ति की तरीके से, जैसे कोई एक्सपर्ट है, इस तरह से वो जवाब देता है और तुरंत जवाब देता है। ठीक है, तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ चुका है। और ये जो चैटबॉट है ना, वो राजनीतिक सवालों, मतलब बहुत तीखे राजनीतिक सवालों को का जवाब बहुत खुलकर दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज के साथ उसको उकसा रहा है, तो उसी तरीके से गाली गलौज करते हुए वो जवाब दे रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ एक अधिकारी ने अनौपचारिक चर्चा की है। और उस अधिकारी के हवाले से ही कहा गया है द हिंदू अखबार में कि X को अभी तक मतलब कोई नोटिस तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन मामले को लेकर पूरी तरह से चर्चा चल रही है। देखिए, वैसे तो चैटबॉट बहुत सारे हैं, जैसे गूगल का जेमिनी है, ठीक है, एक है चैट GPT, ओके, ओपन AI का, इसके अलावा कई सारे हैं। तो लेकिन वो किसी बड़े गर्मागर्म बहस वाले या कोई राजनीतिक अगर या फिर कोई धार्मिक सवाल पूछते हैं ना आप उन सब पर, तो वो कूटनीतिक प्रक्रिया मतलब जवाब देने से एक तरह से इनकार कर देता है। हालांकि ग्रोक का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। ग्रोक से अगर कुछ पूछा जाता है तो खुलेआम वो खुशी खुशी वो जवाब देता है। जैसे उदारवादी अगर कोई यूजर है तो दक्षिण पंथ के खिलाफ अगर कुछ पूछ रहा है तो उसको उसी तरीके से जवाब देता है। अगर दक्षिण पंथी अगर पूछ रहा है इसके बारे में, मतलब राइटिस्ट के बारे में, तो उसको लेकर भी मतलब दक्षिण पंथी अगर वामपंथी के बारे में पूछ रहा है तो भी जवाब उसी ढंग से देता है। अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में,
तेलुगु में, बंगाली में, वगैरह वगैरह सब में, बिना हिचकिचाहट के साथ। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, जिस तरीके से जैसे आप उसे ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही वो जवाब देता है, उसी लहजे में जवाब देता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया है, तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसने लिखा है कि एक अधिकारी के अनुसार कि अभी जो है भाषा बहुत सारी वो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि जांच कर रहे हैं कि उल्लंघन किस कानून का किया गया। आगे देखते हैं क्या होगा। अभी देख लीजिए, जैसे ही ये खबर आई ना कि सरकार एक्स के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, वैसे ही एक और खबर आई। क्या खबर आई है, यहाँ पर आप देखिए, ये खबर है एलन मस्क एस्क सू यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उसने केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और कहा है क्या कि वो सेंसरशिप कर रही है और आईटी एक्ट का वायलेशन कर रही है। कौन कर रही है? केंद्र सरकार कर रही है। अब एक्स बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है भैया? एक्स पावरफुल इस वजह से भी है क्योंकि एलन मस्क की वो कंपनी है। और एलन मस्क कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मतलब राइट हैंड है। ठीक है, तो उनकी ये कंपनी है। तो ऐसे में यहाँ हाथ डालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी तक जो देखने को मिल रहा है। उल्टा एक्स ने सू कर दिया, यानी मुकदमा दायर कर दिया है। और ओके, कहाँ पर मुकदमा दायर किया है? तो ये मुकदमा जो है ना वो दायर किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में। ठीक है, वहाँ पर एक्स का ये कहना है कि सरकार यानी केंद्र सरकार आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ब्लॉकिंग के आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के जो सुरक्षा उपाय थे उसको दरकिनार कर रही है। एक्स ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोगी जो पोर्टल के माध्यम से स्थानीय पुलिस को अवैध रूप से ब्लॉकिंग की शक्तियां सौंप रहा है और ये गलत है। जो फ्री स्पीच है उसके खिलाफ है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने जाना। एआई को लेकर कई सारी चीज़ें जानी कि कितना आगे बढ़ चुका है एआई, और आने वाले वक्त में मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, उसके भी दूर पार जाने वाला है। जिस तरीके से ये जवाब दे रहा है, जिस तरीके से लोगों को एक एक बातचीत का पूरी तरीके से जवाब दे रहा है, गजब तरीके से, तो कमाल होने वाला है आने वाले वक्त में। इसलिए आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ शुरू कर दिए अगर आपने नहीं किया है अब तक तो। ठीक है, रेगुलर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे एक समय जब कंप्यूटर आया था ना पहली बार, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि वो कंप्यूटर को सीख नहीं पाए थे। जो ज़माना बदल रहा है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और वही लोग काम कर पाएंगे जिनको एआई, चैटबॉट, एआई की चीज़ों को चलाना आता है, उससे बात करना आता है, उसके चीज़ों को समझना आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही, लबोलुआब ये रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वैसे आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सा प्राइस रखता हूँ मैं। एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जिसमें रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का होता है। इस करंट अफेयर्स मेंबरशिप में पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक मिलता है। उसमें पीडीएफ होता है, वीडियो होता है, टेस्ट होता है और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज पूरे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। और क्या है इसमें खास बात है, पीडीएफ जो है ना कई तरीके के होते हैं। 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। तो ये खास तरह की चीज़ें हैं। ओके, और हाँ आपको बताओ कि बिहार सिपाही भर्ती के बैच शुरू हो चुके हैं और फ़ी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए डिमांड पे मात्र 250 रुपये है। 4000 बच्चों के लिए सिर्फ, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। पूरे सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है। क्लासेस आप जो डेमो क्लासेस है वो शार्प लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं। शार्प लर्निंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंडियन ज्योग्राफी का प्राइसेस हालांकि ये बढ़ गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ग्रुप डी के भी बैचेज चल रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी 71st उसके जीएस का फाउंडेशन बैच 4th है, चौथा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख लेना आप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, तो उनकी जो भारत यात्रा हुई है उस दौरान मार्च में कितने समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं? टोटल कितने समझौते हुए हैं ये बताया जाए भाई साहब। कितने समझौते हैं टोटल? अगर बात करेंगे तो वो समझौते जो है ना टोटल वो हैं 6। ठीक है, कौन कौन से? शिक्षा, खेल, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, सीमा शुल्क यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी होता है वो, या जिसको टैरिफ कहा जाता है, और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये जो है ना वो
बातचीत हुई और फिर एग्रीमेंट हुआ है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्सन, तो वो आए थे भारत में। रायसीना डायलॉग जो पिछली बार मैंने बताया था 2025, उसके चीफ गेस्ट के तौर पर वो आए थे और इस दौरान ये सारे समझौते हुए हैं। एक और ख़ास बात है कि इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, उस पर वार्ता शुरू हो गई है। तो जो 6 टोटल जो नए समझौते हैं उनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। पहला समझौता ये है, भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ है कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे इस मामले में। दूसरा ये है कि भारत के जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC, उसके अलावा न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के जो अधिकृत जो आर्थिक ऑपरेटर है उसके बीच में पारस्परिक मान्यता दी जाएगी, एक दूसरे देश देंगे, तो उसको लेकर एक समझौता किया गया। तीसरा है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड का जो प्राथमिक उद्योग मंत्रालय है उसके बीच में समझौता हुआ है। बागवानी सहयोग को लेकर समझौता किया गया है कि बागवानी को लेकर दोनों मिलकर काम करेंगे। चौथा क्या है, तो चौथा ये है कि भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और न्यूजीलैंड का जो प्राथमिक उद्योग मंत्रालय है उनके बीच भी वानिकी को लेकर जो है ना वो आशय पत्र पर सिग्नेचर किया गया है, यानी समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया गया। पांचवा मुद्दा क्या है, पांचवा ये है, भारत के शिक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके बीच में शिक्षा एजुकेशन सहयोग को लेकर समझौता किया गया है। ठीक है, और छठा आप ये देख रहे हैं कि भारत सरकार का जो युवा मामला है और खेल मंत्रालय, इसके अलावा न्यूजीलैंड सरकार के जो स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बीच में खेल को लेकर सहयोग के लिए ये समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया गया है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही, जो ये तमाम जो समझौते हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिया और PDF में भी पूरा मैंने जिक्र कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। न्यूजीलैंड को भी देख लेते हैं एक बार मैप के जरिए, फिर और कुछ बातें करते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में। ठीक है, तो इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया और इस तरफ ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन और मुद्रा यहाँ पर चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो एक खास बात रही है। अच्छा, अगर हम देखेंगे दोनों देशों के बीच में जो संबंध है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, वो काफ़ी पुराना है। द्विपक्षीय संबंध, मित्रता, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्विक सहयोग पर आधारित है। और जो कूटनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक जो संबंध है, वो उसकी स्थापना हुई थी 1952 में दोनों देशों के बीच में। ठीक है, और अगर हम व्यापारिक संबंध को देखेंगे तो आगे मैं बताता हूँ यहाँ, हाँ, व्यापारिक संबंध को, तो 2023-24 में जो द्विपक्षीय जो ट्रेड था वो 1.75 बिलियन डॉलर का था। भारत ने न्यूजीलैंड को 682 मिलियन डॉलर का मूल्य का उत्पाद निर्यात किया था और न्यूजीलैंड से आयात किया था 369 मिलियन डॉलर मूल्य का। मतलब कि हम व्यापार में फ़ायदे में हैं वहाँ से, न्यूजीलैंड से। हमारे लिए एक अच्छा देश है वो, ठीक है, जहाँ से हम फ़ायदे में हैं। और क्या, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध बहुत बेहतरीन है। न्यूजीलैंड में लगभग 8,000 भारतीय जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और इससे दोनों देशों के संबंध बेहतरीन होते हैं। खेल और पर्यटन की भी बात करें अगर, क्रिकेट जो है ना वो दोनों देशों को बहुत ही जोड़ता है घनिष्ठ संबंध के तौर पर। और न्यूजीलैंड के जो पर्वतारोही थे सर एडमंड हिलेरी, तो भारत में विशेष रूप से वो प्रतिष्ठित हैं, जो कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में संबंधों में को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा, और बहुत सारे लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे ऑल वाला। ठीक है, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दब जाता है, लेकिन आप ऑल भी दबाएंगे तो नोटिफिकेशन सारे आपको मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण क्लासेस होते हैं यहाँ पर सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग पर ऐप पर, तो वो मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI, उसका नया सदस्य कौन सा देश बना है मार्च 2025 में? ऐसे सवाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर क्या होगा इसका? न्यूजीलैंड। क्या है आंसर? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड जो है वो अभी मार्च में बन गया है, IPOI उसका उसमें शामिल हो गया है। और ये ऐलान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, तो उन दोनों ने संयुक्त रूप से ये ऐलान किया है।
ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर जो लक्सन हैं, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन, तो वो भारत में रायसीना डायलॉग 2025 के चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। और इसी दौरान जो भारत और उनके बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद फिर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में वो शामिल हुए हैं। ठीक है, ये क्या है इंडो पैसिफिक ये ओशन इनिशिएटिव? यानी इंडो मतलब इंडियन ओशन, ठीक है, और दूसरा पैसिफिक ओशन जो कि इस तरफ है और फिर इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम जिसको गोल कर देंगे तो ये यहाँ से आगे ये कनेक्ट इधर हो जाता है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो है ना फ्री हो क्षेत्र, और ये किसी के कंट्रोल में ना हो, एक की दादागिरी ना चले, जैसे चाइना की कई बार कोशिश होती है, तो उसको लेकर ये बना हुआ एक क्या कहिए गठबंधन टाइप का है। ठीक है, और इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2019 को की थी बैंकॉक में। वहाँ पर ईस्ट एशिया समिट आयोजित की गई थी उसी दौरान। तो उद्देश्य ये कि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, मतलब इस तरफ और इधर, यानी यह पूरा इलाका वो सुरक्षित रहे, जो समुद्री सहयोग है वो आपस में बेहतरीन हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही। IPOI उसके भागीदार देश कौन कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे प्रमुख देश हैं, और भी कई सारे देश हैं। तो अब 17 मार्च को न्यूजीलैंड भी इसका भागीदार ये बन गया है। तो IPOI इसका जो उद्देश्य क्या है? एक तो समुद्री सुरक्षा है इसका उद्देश्य, कि क्षेत्र में शांति हो। ये मुख्य तौर पर मुक्त, समावेशी और नियम आधारित, यानी ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड है, जो इंडियन ओशन होना चाहिए, इसको देखकर है ये बना हुआ है। ओके, और ये समुद्री सुरक्षा हो गया। इसके अलावा समुद्री जो परिवहन है उसको, महासागरों की जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो बेहतर ढंग से रह सके। समुद्री जो पर्यावरण है वो ढंग से हो, ये हो। क्षमता निर्माण, सदस्य देशों के बीच में जो समुद्री टेक्नोलॉजी है उन सब का आदान प्रदान हो। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी जो अगर आपदा आती है तो उसको कैसे, मतलब आपदाओं को एकदम से रोकना तो ठीक संभव नहीं है। कई सारे, जैसे तूफान आ गया तो आपदा है बड़े पैमाने पे, तो उसका जो नुकसान होने वाला है उसको कैसे कम किया जाए। तो हमारे पास सैटेलाइट है ऐसे, जो पहले ही बता देता है इंडियन ओशन में, तो इसके अलावा प्रशांत महासागर में, तो आपस में सब लोग मिलजुल कर ऐसा कुछ काम तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें, सतत मत्स्य पालन, मछली पकड़ने को लेकर चीज़ें हैं, साइंटिफिक रिसर्च को लेकर है। तो ये जो ना IPOI है महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, इसका सदस्य बन गया न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन होगा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, यानी CDRI, उसका नया सदस्य मार्च 2025 में कौन सा देश बन गया? आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अब इसका मेंबर बन गया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इस संगठन को? तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी CDRI। तो एक इंटरनेशनल ये गठबंधन का ही है, ठीक है, ये अलायंस एक तरह से कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत भारत ने 2019 में की थी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान, यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान इसको लॉन्च किया था भारत ने। उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। ठीक है, यानी जो दुनिया भर में जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। मतलब डिजास्टर तो आना ही है ना, भूकंप आना है मान लीजिए, लेकिन ऐसे घर बनाए ना जिससे भूकंप अगर आता है तो हम बच सकें। ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन हो रही है, जिससे बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसा घर बनाया जाए जिससे कि अगर बाढ़ आती है तो हम उससे वो घर जो है टिका रहे, बचा रहे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को करना है। मेनली CDRI का जो मकसद है वो यही है। ओके, और इसके जो सदस्य देशों की बात करेंगे CDRI के, तो ये लगभग 39 से ज़्यादा देश हैं इसके सदस्य। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, मालदीव, श्रीलंका, ये सब शामिल है इसमें। ठीक है, और कई सारे जो संगठन हैं जो CDRI के सहयोगी हैं, जैसे UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब जो है ना वो सहयोगी है।
ठीक है, तो ये एक CDRI की महत्वपूर्ण बात रही, क्योंकि आने वाले वक्त में ना दुनिया में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, वैसे वैसे जलवायु परिवर्तन के जो खतरनाक आयाम है, जैसे तूफान हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये सब समस्याएं आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो उसके लिए पहले से हम तैयार हो जाएं, ठीक है। एक तो हम जलवायु जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको, उसके रफ्तार को, वार्मिंग के रफ्तार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ये है मुख्य मकसद CDRI का। तो ये महत्वपूर्ण बात है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो सवाल हैं वो ये भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मार्च को मनाया जाता है। कब? 18 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज़। पिछली बार भी यही था। रिसाइकलिंग क्या होता है? मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको फिर से उपयोगी बनाना। जैसे प्लास्टिक का कोई चीज़ है, मान लिए प्लास्टिक की कुर्सियां हैं आपके पास और वो टूट गई तो सीधे आप ना फेंकें, बल्कि उसका पूरा प्रोसेस है। जैसे जो कबाड़ा वाला आता है वो ले जाता है उसको, फिर उसकी रिसाइकलिंग की जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो ताकि पर्यावरण अपना वो बचा रह सके और ठीक से चीज़ें टिक सकें, ठीक है। रिसाइकलिंग हीरोज़, ये है थीम इस बार की। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच नागोर्नो कराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर मतलब सहमति बनी है? आंसर होगा आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। क्या है? आर्मेनिया और अजरबैजान। ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार UPSC में सवाल आए हैं और ये विवाद जो है ना वो बहुत पुराना है। एक बार मैप के ज़रिए हम चलते हैं और फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये प्यारा भारत है और ये पश्चिम एशिया है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग, ठीक है। तो इसी में इस तरफ यहाँ देखेंगे ना तो दो देश हैं इस तरफ आपस में, एक है आर्मेनिया और एक है अजरबैजान। तो कई सारे ये पश्चिम एशिया के देश जो हैं वो हो रहे हैं और उसी में यहाँ पर देखेंगे ये अजरबैजान फिर आर्मेनिया, ये दो देश हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये देखिए, ये अजरबैजान हो गया और ये आर्मेनिया हो गया। तो यहीं पर ये जगह है, ये उसी को लेकर विवाद है, 4 दशक पुराना विवाद है जिसको समझौते को लेकर अब हुई है कि समझौता हो जाए। क्या है मामला? तो नकार्नो कराबाख संघर्ष का क्षेत्र है इस तरफ और वहाँ पर 1980 के दशक में के अंत में शुरू हुआ था और ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में एक पहाड़ी पर स्थित है। ये घिरा हुआ मुख्य तौर पर और यहाँ पर ये क्या है ना, अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो निवासी हैं वो उसकी जो जातीय रूप से आर्मेनियाई हैं। तो ऐसे में वो क्या है कि आर्मेनिया के साथ उन लोगों का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन वो देश जो है वो अजरबैजान है, वो दिक्कत है। तो इसीलिए इसको लेकर यहाँ विवाद रहता है, बहुत लंबे समय से ये विवाद है, लेकिन अब ये बात हुई है कि समझौता पूरा किया जाए, ठीक है। अजरबैजान जो ये वाला है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं अली असदोव, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के इल्हाम अलीयेव, राजधानी बाकू है, जनसंख्या करीब 1.02 करोड़ के आसपास है, मुद्रा यहाँ पर चलती है अजरबैजानी मैनेट। और आर्मेनिया जो ना यहाँ पर ठीक ये है, ये वाला, तो उसके प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनयान, राष्ट्रपति हैं वहाग्र खचातुरियान और राजधानी येरेवन है। जनसंख्या यहाँ पर मात्र 30 लाख के आसपास है, मुद्रा यहाँ पर द्राम चलती है, मुद्रा द्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की जो देखिए सबसे पुरानी जो आयुध फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो कोलकाता के कोसीपोर में स्थित है और यहाँ पर उत्पादन 1802 में शुरू किया गया था, मार्च 1802 में, और इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि अब जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, अब उसको भंग कर दिया सरकार ने और कई सारी कंपनी, करीब 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU में बदल दिया था। ओके,
अगला क्वेश्चन, चुनाव सुधार पर काम करने वाली एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में देश, मतलब उस रिपोर्ट के अनुसार कहिए, देश के कितने प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने प्रतिशत? आंसर का 45%। ये एडीआर की ये रिपोर्ट है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप बिजनेस स्टैंडर्ड में। मतलब कि 45% यानी 4,092 एमएलएज जो है ना देश में, 28 राज्यों और 3 यूटी में, तो वहाँ पर वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। इतने सारे लोग इस भारत के जो पूरा विधायिका है उसमें इतने सारे मामले हैं, ठीक है। और इन पर बहुत सारे हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराधों के मामले, तो ये है। और इन सब ने खुद ही इस खुलासा किया हुआ, जैसे चुनाव के पहले बताना पड़ता है कि हमारे खिलाफ क्या मुकदमे हैं, तो ये देख रहे हैं विधायकों का पूरा एनालिसिस है वर्षवार, जैसे अलग अलग जगहों का, कि कितने % पर कितना वो केस है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो विधायक हैं जहाँ पर केस हैं, 138 विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं, इस तरह के मामले, ठीक है। और अलग अलग जो दूसरे हैं उन सब की भी देख रहे हैं आप। एक और क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। इस न्यूज़ अभी सामने आया है तमाम अखबारों में, तो चर्चा में है, इसलिए ये खबर आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो जारी रिपोर्ट है इसके मुताबिक पता चलता है कि मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के सबसे अमीर हैं, 931 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उनके पास संपत्ति है यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, और वहीं अगर हम उसके उल्टा देखेंगे तो जैसे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है। सबसे गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे कम रुपए पैसे वाली मुख्यमंत्री वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। ये मुख्यमंत्री के अनुसार है, सबसे ज़्यादा अमीर चंद्रबाबू नायडू, फिर पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश वाले, उसका सिद्धारमैया है, फिर डेफिनियो है, ये सब लिस्ट है। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 20 मार्च को, ठीक है। देखिए गौरैया हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदूषण की वजह से गौरैया अब खत्म होती जा रही है, ओके, तो ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 मार्च को, और इस बार की थीम क्या है? देखभाल और साझा करना, यानी केयरिंग एंड शेयरिंग, ये है इस बार की थीम। तो संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा सतत विकास का क्या मतलब हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा विकास जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रहे, ठीक है। हम ऐसा कोई विकास ना कर दें कि जिससे कि पर्यावरण खराब हो जाए, चीज़ें गड़बड़ा जाएं और जिसकी वजह से आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए चीज़ें बेहतर ना हो सकें, ठीक है। तो ये है मतलब सतत विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए ये जो दिवस है ना वो घोषित किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन लेंगे, कांस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड विनर एमिली डेक्वेन काफ़ी मशहूर थी एक्ट्रेस, तो उनका निधन हो गया 16 मार्च 2025 को। तो उन्हें किस वर्ष ये अवार्ड मिला था? आंसर होगा 1999, ठीक है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, मात्र 43 ईयर की थी, बेल्जियम की हैं, मूल थी वो, कहिए एमिली डेक्वेन। तो वो रेयर ग्लैंड कैंसर से पीड़ित थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए ये अवार्ड जीता था और अब उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और हाँ, करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है और बिहार सिपाही भर्ती के लिए, ग्रुप डी के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप पर छूट भी चल रही है वहाँ पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है शार्प लर्निंग ऐप का। ओके, बाय।